जिससे कि बच्चे मानते हैं कि थोड़ा सा ये समझने वाला टॉपिक है। अगर आप इसे एक बार ध्यान से सुनेंगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात है कि आप ये कहोगे बहुत ध्यान से सुनने वाला टॉपिक है, आसान सी बात है सुनने से। देखो इस टॉपिक को सुनने से पहले मैं एक छोटी सी कुछ मैंने इसमें लिख दिया ताकि मुझे समझाने में आपको आसानी रहे। ये न्यूरॉन का डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे डेंड्राइट्स दिखा दिए, न्यूक्लियस है, बाकी और चीज़ें दिखाई, ये एक्सॉन है, नीचे लास्ट में नर्व एंडिंग है। इस टॉपिक को सुनने से पहले मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जैसे कि आपने ब्रीदिंग चैप्टर पढ़ रखा है, तो आपको ये वाली बात मालूम है किसी भी सेल के अंदर पूछा जाए कौन सा मिनरल आयन ज़्यादा होता है, आप बोलेंगे पोटेशियम, है ना। मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन इज पोटेशियम। सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो, कोई भी सेल हो, है ना, जैसे आरबीसी हो चाहे वो नर्व सेल हो, है ना, न्यूरॉन। और सेल के बाहर कौन सा ज़्यादा होता है, सोडियम। ये वाली बात आपको पता है पक्का, ठीक है। सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा होता है। अब दूसरी बात मुझे आपको यहाँ पर बतानी है कि अगर न्यूरॉन पर किसी तरीके कोई स्टिमुलस आया हुआ नहीं है, किसी तरीके कोई एक्शन पोटेंशियल आया हुआ नहीं है, किसी तरीके कोई नर्व इंपल्स आया भी नहीं है, वो रेस्टिंग कंडीशन में है, न्यूरॉन एकदम नॉर्मल कंडीशन है। रेस्टिंग कंडीशन में भी आप देखेंगे तो न्यूरॉन में, जैसे कि हम एक्सॉन वाले पोर्शन यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें आपको बाहर की तरफ तो प्लस नजर आएगा, अंदर की तरफ माइनस, यही होता है। बाहर की तरफ प्लस है और अंदर की तरफ माइनस, तो पूरा आपको समझाने के लिए दिखाते थे, असल में यही वाला पोर्शन ही आपको समझाना था। तो एक्सॉन में नॉर्मल कंडीशन में, इसको हम रेस्टिंग कंडीशन बोलते हैं, ये देखा जाता है कि बाहर की तरफ प्लस होता है और अंदर की तरफ माइनस है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ऑसिलोस्कोप बोला जाता है, उसे लगाकर, क्योंकि एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यानी वोल्टेज बन रहा है, हम इस वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वोल्टेज की वैल्यू आती है -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। तो बोला ही जाता है कि अंडर रेस्टिंग कंडीशन एक्सॉन में एक पोलैरिटी नजर आएगी, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, और इस वोल्टेज को, वैसे तो हम फिजिक्स के अंदर अक्सर पोटेंशियल डिफरेंस लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस चैप्टर में यहाँ पर वोल्टेज लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल है, बार बार वोल्टेज ही बोलेंगे। इस वोल्टेज को नापा जा सकता है, नापा गया है, इसकी वैल्यू -70 मिलीवोल्ट है। किताब में ये लिखा हुआ है, ये वैल्यू वेरी करती है -60 से -85, आप -70 वाली आंसर ही याद कर लीजिए। अब क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन में ये पोलराइज स्टेट देखी जाती है, इसलिए इस कंडीशन को बोला जाता है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन से मतलब ये होगा कि जब एक नर्व फाइबर या एक एक्सन रेस्टिंग कंडीशन में होगा तो बाहर की तरफ प्लस होता है, अंदर की तरफ माइनस होता है। इस प्लस माइनस की वजह से ये जो यहाँ पर एक पोलैरिटी बनी, एक डिफरेंस बना, उसे कैलकुलेट किया गया तो वैल्यू कितनी आती है, -70 मिलीवोल्ट। वैसे ही वैरी करती है, -60 मिलीवोल्ट से लेकर ये -85 मिलीवोल्ट तक जाती है। समझ में आ रही है बात। अब अगला सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि बाहर की तरफ प्लस और अंदर की तरफ माइनस, ठीक है। इस बात को समझने के लिए आप ये बात समझो कि जैसे कि ये एक्सॉन का एक पोर्शन है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्सॉन की, है ना, ये अंदर का इसका साइटोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म। तो इस पोर्शन को यहाँ पर दिखाया गया, जैसे कि आपने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा था ना उधर, जब हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने ऐसे किया था कि सेल मेम्ब्रेन के इतने पोर्शन को हमने ऐसे दिखा दिया था, और हमने बोला था कि बाइलेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल है ना, और विद प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन इट, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब कहानी ये है कि ये तो बाइलेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल है, अब चाहे वो सेल मेम्ब्रेन एक नॉर्मल वाला सेल हो, चाहे वो न्यूरॉन नर्व सेल हो, अब ये लिपिड मॉलिक्यूल है, ये आयंस है। आयंस के बारे में आप जानते हैं कि ये वाटर की तरफ इनकी एफिनिटी रहेगी, अगर किसी भी चीज की वाटर की तरफ एफिनिटी होगी तो लिपिड बाइलेयर से तो वो दूर भागेगा। इसलिए अब जैसे कि कोई भी एक सेल मेम्ब्रेन है, तो वहां पर एक आयन को इधर से उधर अगर जाना है तो उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो लिपिड बाइलेयर से जाए या फिर वो प्रोटीन चैनल से जाए। अब जाहिर है वो आयन है तो लिपिड बाइलेयर से तो जा नहीं सकता, तो वो किससे जाएगा, प्रोटीन चैनल से जाएगा, ठीक है ना। ये जो प्रोटीन चैनल है, एक नर्व सेल में एक एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन चैनल है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक पैसिव चैनल है, एक सोडियम पोटेशियम पंप है, और तीसरा वोल्टेज गेटेड चैनल है। पैसिव चैनल लफ्ज़ से समझ में आ रहा है, फ्री में चीजें इधर उधर होती रहेंगी। सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पंप आपको समझ में आ रहा है, डाइजेशन चैप्टर में आपने सुन रखा है, यहाँ पर एटीपी की जरूरत पड़ेगी चीजों के इधर से उधर मूव कराने में। और ये वोल्टेज गेटेड चैनल है, गेट लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी कि गेट कभी खुलता भी हो, कभी गेट बंद होता होगा। अब मुझे थोड़ा सा आपको एक दो बातें समझानी। पहली बात तो मुझे ये बतानी है कि रेस्टिंग कंडीशन में ये देखा जाता है कि ये जो एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है पोटेशियम आयन के लिए, ज्यादा परमिएबिलिटी होती है पोटेशियम आयन के लिए, और बहुत थोड़ी सी ना के बराबर परमिएबिलिटी होती है सोडियम आयन के लिए। तो फिर एक नॉर्मल सी लाइन एनसीईआरटी की है कि अंडर रेस्टिंग कंडीशन, जबकि किसी एक न्यूरॉन पर कोई नर्व इंपल्स आया हुआ नहीं है, तो ये जो एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम है एंड लगभग नॉन परमिएबल है या इम्परमिएबल है फॉर सोडियम आयन। तो इसका मतलब ये हुआ रेस्टिंग कंडीशन में बाहर पोटेशियम बहुत ज्यादा जाएगा, पोटेशियम बहुत ज्यादा जाएगा, उसके बदले में सोडियम अंदर कम आ पाएगा। ये जो बात चल रही है ये पैसिव चैनल के अक्रॉस बात चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्री वाली कंडीशन में पोटेशियम बाहर बहुत ज्यादा जाता है और कंपैरेटिवली सोडियम इतना अंदर नहीं आ पाता। अब जैसे कि पोटेशियम बाहर ज्यादा जाएगा तो जाहिर सी बात है बाहर की तरफ प्लस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अंदर उतना सोडियम नहीं आ पाया। एक वजह तो ये, दूसरी वजह ये कि ये जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म, इसमें अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मौजूद होते हैं जिसका एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है। तो आपको पूरी लाइन एनसीईआरटी के हिसाब से भी याद करनी है। तो अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। दूसरा से नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बड़ी होती है पोटेशियम आयन के लिए, है ना, और ये लगभग इम्परमेबल होता है फॉर सोडियम आयन। तो ओवरऑल कहानी समझ में ये आ रही है कि बाहर प्लस ज्यादा जा रहा है और अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, जिसकी वजह से रिजल्ट निकल कर ये आया कि बाहर की तरफ प्लस है और अंदर की तरफ माइनस। लेकिन ये इतना प्लस बाहर नहीं चला जाता कि सिर्फ इसकी वजह से -70 मिलीवोल्ट यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो जाए। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का मामला ये है कि ये एटीपी इस्तेमाल करके, एक एटीपी इस्तेमाल करके 3 सोडियम आयन को बाहर निकालता है और उसके बदले 2 पोटेशियम आयन को अंदर करता है। फिर से सुनेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप के अक्रॉस क्या होता है कि एक एटीपी की मदद से 3 सोडियम आयन बाहर चले जाते हैं और उसके बदले में 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। अब जाहिर सी बात है सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए भी पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा बाहर जा रहे हैं और कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज अंदर कम आ रहे हैं, जैसे कि 3 बाहर गए उसके अंदर 2, तो ओवरऑल 1 ज्यादा बाहर गया। तो इधर सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से स्पेसिफिकली ये देखा जाता है कि बाहर अल्टीमेटली प्लस चार्ज आता है, अंदर की तरफ माइनस चार्ज आ जाता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को नापा जाता है तो वैल्यू आती है -70 मिलीवोल्ट। एक छोटी सी लाइन आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि अंदर से पोटेशियम बाहर गया, बाहर से सोडियम अंदर आया। ऐसा भी तो हो सकता था कि बाहर से पोटेशियम अंदर आता, अंदर सोडियम बाहर जाता। तो मेरे भाई आपको ये बात पहले से पता है, हर चीज अपने हाई से लो की तरफ मूव करती है। ये बात आप बहुत पहले से जानते हो, किसी भी सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। अब क्योंकि सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा है तो इसको अंदर से बाहर जाना था। अब सेल के बाहर सोडियम ज्यादा है तो बाहर से उसको अंदर आना था। इसलिए अगर आप फ्री वाला मामले की बात कर रहे हो, पैसिव चैनल की बात कर रहे हो, तो फिर यही होना था, अंदर से पोटेशियम को बाहर जाना था, बाहर सोडियम को अंदर आना था, हाई से लो की तरफ। ठीक है। अब क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन, तो जाहिर सी बात है चीजें अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करेंगी। अब क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा है तब भी बाहर ही सोडियम जाएगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अंदर पोटेशियम ज्यादा, अंदर ही पोटेशियम आ रहा है अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये लफ्ज पूछा जाता है, 3 सोडियम बाहर जाता है उसके बाद 2 पोटेशियम अंदर। तो ओवरऑल हुआ ये कि पैसिव चैनल के अक्रॉस पोटेशियम आयन ज्यादा बाहर चले गए थे। सोडियम पोटेशियम पंप से 3 सोडियम आयन बाहर चले गए थे, उसके बाद 2 ही पोटेशियम अंदर आए। अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मौजूद थे। इन सारी कंडीशन की वजह से हुआ ये कि एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाहर हुआ प्लस और अंदर हुआ माइनस। यही चीज कहलाती है पोलराइजेशन। इसका मतलब ये रेस्टिंग कंडीशन में एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पोलराइज नेचर को मेंटेन करने में कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा, तो आप बोलेंगे आयन चैनल्स। ये पैसिव एनसीईआरटी ने आयन चैनल लफ्ज इस्तेमाल किया। एनसीईआरटी ने बोला है कि आयन चैनल जो है सिलेक्टिवली परमिएबल है टू डिफरेंट आयंस। वैसे यहाँ पर पैसिव चैनल से लफ्ज ज्यादा सही लगता है आपको सुनने में, आयन चैनल या फिर पैसिव चैनल। इसके अलावा आप बोलेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है सोडियम पोटेशियम पंप का। बस ये 2 चीज समझ में आ गई। ठीक है ना। अब क्या होता है,
मतलब इधर पोटेशियम के ज्यादा बाहर निकलने की वजह से सोडियम पोटेशियम उधर 3 सोडियम के बाहर निकलने की वजह से अल्टीमेटली बाहर हो गया मेम्ब्रेन में प्लस, अंदर की तरफ हो गया माइनस। ये बोला गया मेम्ब्रेन में पोलराइज्ड कंडीशन कहलाएगी पोलराइजेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे नहीं कह सकते पोलराइजेशन के दौरान क्या होगा कि अगर हम एक सिंगल ऊपर वाले पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ले लेते हैं तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर के में चलो दोनों ही एक्सॉन की दोनों मेम्ब्रेन, इसमें बाहर की तरफ होगा प्लस, है ना, बाहर की तरफ प्लस और अंदर की तरफ माइनस। ठीक है। अब जब न्यूरॉन को कोई एक्शन पोटेंशियल, कोई नर्व इंपल्स आता है तो ये पोलैरिटी एकदम उल्टी हो जाती है। एकदम उल्टी हो जाती है मतलब कहने का ये है कि जो नॉर्मल कंडीशन में देखा जाता था कि बाहर प्लस अंदर माइनस, हो जाएगा बाहर की तरफ माइनस, बाहर की तरफ माइनस और अंदर की तरफ प्लस। ये चीज कहलाती है डीपोलराइजेशन। और जब डीपोलराइजेशन होता है तो वही वैल्यू जो पोलराइज स्टेट में -70 मिलीवोल्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन होती है, जो वेरिएबल है -85, ये वैल्यू +30 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाती है। कहां तक? +30 मिलीवोल्ट। वैसे थ्योरी किताबों से पढ़े तो +30 से +40, मैं एक लाइन बोलता हूँ, +30 मिलीवोल्ट। अब डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन में क्या होगा कि अंदर की तरफ प्लस होगी, बाहर की तरफ माइनस। फर्क समझ में आ रहा है? बस यही लाइन अब आपको याद रखनी है कि डीपोलराइजेशन करने में कौन कौन सी चीजें रेस्पॉन्सिबल है। जब मैंने आपको मसल वाला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने वहीं आपको एक लफ्ज याद कराया था, दिन, कि डीपोलराइजेशन आएगा तो आप बोलेंगे दिन। दिन से मतलब ये था कि इनकमिंग ऑफ सोडियम आयंस, इनकमिंग ऑफ सोडियम आयंस। तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि डीपोलराइजेशन के दौरान क्या होगा? इनकमिंग ऑफ सोडियम आयंस। अब जरा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की जरूरत ये है, सोडियम पोटेशियम पंप की डिजाइनिंग तो इस तरीके से है कि वो तो हमेशा सोडियम को बाहर निकालता है, क्योंकि जब सोडियम ज्यादा बाहर निकलता है तो बाहर की तरफ प्लस आता है। अब की बार बाहर की तरफ माइनस रखना है, तो इसका मतलब डीपोलराइजेशन के दौरान ये बात तो आप फुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये काम करने लगे तो हो ही नहीं पाएगा कभी। ठीक है, तो इसका मतलब डीपोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, कैपेसिटिव चैनल काम करेंगे, ये तो हमेशा काम करें। इन चारों में से कोई सा भी कार्यक्रम चल रहा हो सेल के ऊपर, न्यूरॉन के नर्व प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, चाहे पोलराइजेशन हो, चाहे डीपोलराइजेशन, चाहे रीपोलराइजेशन, चाहे सब में कैपेसिटिव चैनल काम करते हैं। ये लगातार बाहर से अंदर सोडियम को भेजते रहते हैं, अंदर से पोटेशियम को बाहर भेजते रहते हैं। तो मतलब बाहर से सोडियम तो अंदर आ रहा होगा, अंदर से पोटेशियम भी बाहर जा रहा होगा। यहाँ पर एक नई चीज ये होती है कि उस नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल आने की वजह से ये सोडियम वाले चैनल खुल जाते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल भी दो तरीके होते हैं, एक होते हैं सोडियम के और एक होते हैं पोटेशियम के। तो अगर सोडियम वाले खुलेंगे तो बाहर से सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम वाले खुलेंगे तो पोटेशियम वाले बाहर निकलेंगे। ठीक है ना, एक बार में एक ही ओपन होता है। तो डीपोलराइजेशन के दौरान क्या होगा कि एक तो ये आयन चैनल जो कि हमेशा ही खुले रहते हैं, ये खुले रहेंगे, और इसके अलावा दूसरा ये होगा कि ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल यानी VGC, सोडियम VGC ओपन हो जाते हैं। तो जब सोडियम VGC ओपन होंगे तो बाहर से अंदर सोडियम आने लगेंगे, बाहर से अंदर सोडियम आने लगेंगे। ठीक है ना, तो बाहर से अंदर सोडियम क्यों आए? क्योंकि डीपोलराइजेशन के दौरान दो ही चीजों के बारे में जिक्र करना है आपको, आयन चैनल्स का और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स का। ठीक है ना। अब थ्योरी की लाइन तो ये है कि जब एक एक्शन पोटेंशियल आता है तो उसकी वजह से थोड़े बहुत सोडियम VGC ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सोडियम अंदर आता है। जब वो थोड़ा बहुत सोडियम अंदर आता है तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज -70 मिलीवोल्ट का था, ये पहुंच जाता है -60 -55 तक, यानी 15 मिलीवोल्ट का डिफरेंस आ जाता है। जैसे ही ये -60 -55 तक पहुंचता है, इतने पोटेंशियल डिफरेंस पर, इतने वोल्टेज पर सारे सोडियम VGC ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ढेर सारा सोडियम अंदर आ जाता है। उस ढेर सारे सोडियम के अंदर आने की वजह से अंदर की तरफ प्लस, बाहर की तरफ माइनस। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि चीज़ों को समझाने के लिए बोली जा रही हैं, नहीं तो अल्टीमेटली जो आपको याद रखना है वो ये कि डीपोलराइजेशन के दौरान गेम किसका है, तो आप बोलेंगे पैसिव चैनल का, तो हमेशा से ही बोलना है कि ये तो होते हैं। दूसरा है यहाँ पर सोडियम गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को बोलना है। आप सोडियम पोटेशियम पंप का तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि तो डिजाइन ही इसी तरीके से कि बाहर की तरफ प्लस रखते हैं। डीपोलराइजेशन के दौरान क्या होना, अंदर की तरफ प्लस होना है। तो अंदर की तरफ प्लस के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल? पैसिव चैनल्स और सोडियम VGC। जैसे ही एक एक्शन पोटेंशियल इधर एक्सॉन के पास आता है तो थोड़े बहुत सोडियम VGC ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम आयन अंदर जाते हैं।
साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सॉन के, और उसकी वजह से होता है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा बदलाव आता है, जो कि -70 से -60 -55 पहुंच जाता है। 15 का कोई डिफरेंस आया, 10 से 15 का डिफरेंस आया था। इतना जो पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क आया, इसकी वजह से फिर फर्दर सारे VGC सोडियम VGC ओपन हो जाता है, अंदर ढेर सारा सोडियम आता है, जिसकी वजह से फाइनली जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है, वोल्टेज मेंटेन होता है +30। क्या अपनी बात समझ में आ गई? अब जब एक एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर वोल्टेज +30 मिलीवोल्ट का हो जाता है, +30 मिलीवोल्ट पर ये पोटेशियम VGC ओपन हो जाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अब पोटेशियम VGC ओपन होंगे तो जाहिर सी बात है फिर पोटेशियम बाहर की तरफ जाने लगेगा। तो जब पोटेशियम बाहर की तरफ जाने लगेगा तो उसकी वजह से होगा ये कि अगेन इतना पोटेशियम बाहर चला जाएगा कि दोबारा से बाहर प्लस और अंदर की तरफ माइनस। यानी जो कंडीशन पोलराइजेशन में थी वही कंडीशन रिपोलराइजेशन में हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाज़ाहिर देखने में तो न्यूरॉन दोबारा से -70 मिलीवोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे वोल्टेज पे चला जाता है। अब क्योंकि वो पोलराइजेशन वाली कंडीशन दोबारा से क्रिएट हो जाती, इस वजह से इसे बोला जा रहा है रीपोलराइजेशन। मतलब एक तरीके से न्यूरॉन दोबारा से रेस्टिंग स्टेज पर आ गया। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि रीपोलराइजेशन किस वजह से हुआ, तो आप बोले आयन चैनल तो पैसिव हैं, ये तो हमेशा ही ओपन रहते हैं, है ना। यहाँ पर जो मेन फर्क पड़ता है वो पड़ता है पोटेशियम VGC की वजह से। अब पोटेशियम VGC कैसे ओपन होते हैं? जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज +30 तक पहुंचता है, सारे के सारे सोडियम VGC क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम VGC ओपन हो जाते हैं। अंदर से ढेर सारा पोटेशियम बाहर निकलता है, जिसकी वजह से अगेन बाहर पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव। लेकिन एक बात यहाँ पर सोचने की है कि ये इससे पोलराइजेशन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पोलराइजेशन वाली कंडीशन में हुआ ये था कि बाहर की तरफ नॉर्मली होता है क्या, सोडियम ज्यादा होते हैं, अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा होते हैं। लेकिन रिपोलराइजेशन जो मेंटेन हुआ है कि दोबारा से बाहर प्लस अंदर की तरफ माइनस, ये हुआ इस वजह से कि अंदर से पोटेशियम बहुत सारा बाहर गया है, ठीक है ना। तो नॉर्मली तो बाहर सोडियम ज्यादा होता है, लेकिन रिपोलराइजेशन जो क्रिएट हुआ है उधर बाहर की तरफ पोटेशियम ज्यादा है, तो जाहिर है अंदर की तरफ सोडियम ज्यादा हो। खैर इस बात की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिपोलराइजेशन के अंदर आयन चैनल्स और उसके अलावा पोटेशियम VGC, ठीक है ना। अब क्योंकि बाहर की तरफ प्लस अंदर की तरफ माइनस है, तो आप ये भी बोलोगे कि हाँ यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप भी इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। बस एक छोटी सी बात मैं इसको बता दूं, थोड़ा और आसान कर दूं कि इधर डीपोलराइजेशन में बस सोडियम पोटेशियम पंप नहीं है, वरना वो सब केस में बोला जाना है। इधर भी सोडियम पोटेशियम पंप बोलेंगे, इधर भी बोलेंगे, और लास्ट वाले केस में भी आप सोडियम पोटेशियम पंप को बोलेंगे। बस इधर डीपोलराइजेशन नहीं बोलना कि वहां पर बाहर की तरफ माइनस रखना, ठीक है ना। अभी हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है? हाइपरपोलराइजेशन ये होता है, देखो होता ये है कि जैसे कि वोल्टेज +30 पहुंचा था तो फौरन सारे सोडियम VGC क्लोज हो गए थे, तो सोडियम का तो मामला रुक गया था और पोटेशियम VGC ओपन हो गए थे। पोटेशियम VGC ओपन हो गए थे और पोटेशियम बाहर जाता रहा और वोल्टेज पहुंच गया -70, ठीक है ना। लेकिन होता ये है कि पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो काफी देर तक ओपन रहते हैं, और -70 मिलीवोल्ट का जब वोल्टेज क्रिएट हो जाता है उसके बाद भी सोडियम VGC क्लोज नहीं होते और फर्दर पोटेशियम और बाहर जाता रहता है। तो जब -70 के बाद भी पोटेशियम बाहर की तरफ पोटेशियम जाता रहेगा, तो ये जो वोल्टेज पहुंच जाता है -85, यानी और ज्यादा नेगेटिव। इसी को बोला जाता है फिर हाइपरपोलराइजेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा से रेस्टिंग फेज आने के बाद जब फर्दर और नेगेटिव फेज की तरफ चले जाती है कंडीशन, तो रीपोलराइजेशन के बाद आएगा हाइपरपोलराइजेशन। और हाइपरपोलराइजेशन में भी सेम कहानी, आप बोलोगे यहाँ पर भी आयन चैनल्स इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पर भी पोटेशियम VGC इन्वॉल्व होंगे, और यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप। मतलब सेम स्टोरी है जो कि रिपोलराइजेशन वाली थी, लेकिन हाइपरपोलराइजेशन हुआ क्योंकि पोटेशियम VGC नॉर्मल जब -70 जैसे कि हो गया था, जैसे क्लोज होते नहीं है, तो इस वजह से और ज्यादा पोटेशियम बाहर निकलता है और कंडीशन पहुंच जाती है -85 तक। इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरपोलराइजेशन। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक चार्ट की फॉर्म में दिखा दूं, ग्राफ की शक्ल में, जैसे कि अगर हम एक न्यूरॉन को स्टडी करना चाह रहे हैं तो हम ये इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो मान लीजिए रेस्टिंग फेज था, है ना, उसके बाद हुआ ये कि मतलब पोलराइजेशन वाली कंडीशन,
उसके बाद डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ और वैल्यू रेस्टिंग फेज मतलब -70 मिली वोल्ट, ठीक है ना। -70 मिली वोल्ट के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर डीपोलराइजेशन आया, वैल्यू कहाँ तक पहुँच गई +30 +45, मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ +30 मिली वोल्ट, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर रीपोलराइजेशन आया और फिर रीपोलराइजेशन आने के बाद वैल्यू दोबारा से -70 हुआ, फर्दर बहुत थोड़ा नीचे जाता है और वो वैल्यू पहुँच जाती है -85, वैल्यू कहाँ पहुँच जाती है -85, लेकिन फिर दोबारा से इसको नॉर्मल की तरफ लाया जाता है। हाइपरपोलराइजेशन से दोबारा नॉर्मल की तरफ लाने में यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इतनी सारी बातें पूछी नहीं गई हैं। इस टॉपिक से जो सवाल आए हैं आप एक बार नोट्स की रीडिंग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कहानी। मैं एक बार बस छोटी सी बात आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था पोलराइजेशन, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया डीपोलराइजेशन, यहाँ पर मैंने दिखाया आपको रीपोलराइजेशन, यहाँ मैंने आपको दिखाया हाइपरपोलराइजेशन। एक बार मैं आपको बता दूं, मैं बताना क्या चाह रहा था। मैं आपको बताना चाह रहा था कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स वाली कहानी में कैसे नर्व इंपल्स जनरेट होता है, हमने ये वाली कहानी तो सुन ली। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है मैं उस पर भी आता हूँ। मैं पहले आपको बताता हूँ यहाँ पर कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे न्यूरॉन का ये एक्सन है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अंडर रेस्टिंग कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में आप देखोगे कि आपकी न्यूरॉन स्टिमुलेट हुआ हुआ नहीं है, उसमें बाहर की तरफ प्लस होता है, अंदर की तरफ माइनस होता है। तो सवाल ये बनता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्रिएट हुआ हुआ है इसकी वजह क्या है, क्यों बाहर की तरफ प्लस होता है, अंदर की तरफ माइनस होता है। इस कहानी को समझने के लिए 2-3 बातें आपको पहले से याद होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है किसी भी सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होता है। अब कोई भी आयन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 चीज़ों बनी होती है, बायलेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल और बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं जो कि प्रोटीन चैनल्स की तरह काम करते हैं। अब होता ये है क्योंकि आयन तो बायलेयर लिपिड से जा नहीं सकता, वो फिर जाएगा प्रोटीन चैनल से। तो ये जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, पैसिव सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम वीजीसी वोल्टेज गाइडेड चैनल, पोटेशियम वीजीसी पोटेशियम वोल्टेज गाइडेड चैनल, जो खास वोल्टेज पर सोडियम पोटेशियम वीजीसी ओपन होते हैं। अब होता क्या है कि 4 कंडीशन है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन। चारों ही कंडीशन में जो पैसिव चैनल है वो तो ओपन रहता है। पैसिव चैनल क्योंकि फ्री में काम कर रहे हैं, वो चीज़ों को हाई से लो की तरफ पहुंचाएंगे, क्योंकि अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है तो अंदर से पोटेशियम को बाहर पहुंचाते रहेंगे और बाहर से सोडियम को अंदर लाते रहेंगे। लेकिन ये वाली लाइन एनसीईआरटी की तो आपको याद रहना चाहिए कि रेस्टिंग कंडीशन में ये देखा जाता है कि जो एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब उनका पैसिव चैनल को लेकर ही सेंटेंस था कि इट इज मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन, लगभग नियरली इनपरमिएबल फॉर सोडियम आयन। इसके अलावा जो यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म एक्सन का, इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, उसके लिए भी वो इम्परमिएबल है, इसे नेगेटिव चार्ज प्रोटीन अंदर ही रह जाते हैं, बाहर पोटेशियम आयन ज्यादा निकल जाते हैं पैसिव चैनल से, अंदर इतने सोडियम आ नहीं पाते हैं, इसकी वजह से बाहर की तरफ स्लाइड पॉजिटिव। लेकिन ये इतना ज्यादा पॉजिटिव बाहर इकट्ठा नहीं होता कि -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाए। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम पोटेशियम पंप भी काम कर रहे हैं, जो कि एक एटीपी पर 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है, 2 पोटेशियम को अंदर बुला रहा है। इसलिए आफ्टर ऑल बाहर की तरफ प्लस ज्यादा हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ माइनस ज्यादा हो गया। यहाँ पर अगर आप इसे ऑसिलोस्कोप से मेजर करेंगे तो वोल्टेज आएगा -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग कंडीशन में। क्योंकि एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, आप बोलेंगे एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो पोलराइज्ड है, इस कंडीशन को बोला जाएगा पोलराइजेशन। तो पोलराइज्ड स्टेज में पोलराइजेशन के दौरान कितना वोल्टेज, -70 मिली वोल्ट। पूछा जाए आपसे कौन कौन से चैनल्स के लिए रिस्पॉन्स, आप बोलोगे ऑफ कोर्स आयन चैनल्स तो हमेशा ही काम करते हैं पैसिव चैनल। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे कौन रहेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप। मेनली सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से -70 मिली वोल्ट क्रिएट हुआ। अब उसके बाद अगली बात आपको ये बोलनी कि जब भी कभी किसी न्यूरॉन पर कोई नर्व इंपल्स आएगी, कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जब आता है तो उसमें 2 बातें होती है, पहले डिपोलराइजेशन होता है, फिर रीपोलराइजेशन होता है। आपने उधर मसल वाले केस नहीं सुना था, वो बात अलग है कि बोलते में अक्सर डिपोलराइजेशन को ही बोल दिया जाता है एक्शन पोटेंशियल, वैसे कि एक्शन पोटेंशियल के 2 पार्ट है, पहले डिपोलराइजेशन होगा, उसके बाद चीजें दोबारा नॉर्मल की तरफ आएंगी, यानी कि रीपोलराइजेशन होगा। डिपोलराइजेशन में एक लफ्ज आपने याद किया था, दिन, यानी जब जब डिपोलराइजेशन होगा तो इनकमिंग ऑफ सोडियम आयंस होंगे, अंदर सोडियम आयंस इतने ज्यादा आ जाएंगे कि वो जो पोलैरिटी थी एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एकदम उल्टी हो जाएगी। जो नॉर्मली बाहर की तरफ प्लस होता है वो उल्टा हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा प्लस, बाहर की तरफ हो जाएगा माइनस। पोलैरिटी इतनी चेंज हो जाएगी कि जो वोल्टेज -70 मिली वोल्ट है वो +30 हो जाएगा। अब सवाल ये कि इतना कैसे बदलाव आया, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर डिपोलराइजेशन के दौरान आयन चैनल तो खुले ही रहते हैं, सोडियम पोटेशियम हम यहाँ बिल्कुल काम नहीं करेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से तो बाहर की तरफ प्लस ज्यादा चला जाता है, यहाँ बाहर की तरफ तो आपको माइनस करना है। तो सोडियम पोटेशियम पंप को बोल रहा है कि वो सिर्फ डिपोलराइजेशन में काम नहीं करता है ना। इसके अलावा दूसरी बात आपको बोलनी कि एक्शन पोटेंशियल आने की वजह से होता क्या है कि थोड़े से सोडियम वीजीसी ओपन हो जाते हैं।
इन सोडियम VGC ओपन होने की वजह से थोड़ा बहुत सोडियम अंदर चला जाता है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो -70 से पहुंच जाता है -60 -55। ये 10-15 मिलीवोल्ट का जो डिफरेंस आया, इसकी वजह से होता है क्या, सारे के सारे सोडियम VGC खुल जाते हैं, बल्क में सोडियम आयन अंदर की तरफ आता है, तो अंदर की तरफ हो जाता है प्लस और बाहर की तरफ हो जाता है माइनस। इसे ही बोला जाता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के बाद फिर रीपोलराइजेशन होता है। क्यों? इसलिए कि जब पोटेंशियल डिफरेंस +30 मिलीवोल्ट पहुंच जाता है, +30 मिलीवोल्ट वोल्टेज पहुंचने पर सारे के सारे सोडियम VGC बंद हो जाते हैं और पोटेशियम VGC ओपन हो जाता है। जब पोटेशियम VGC ओपन होंगे तो अंदर से वो पोटेशियम को बाहर निकालने लगेंगे, बाहर की तरफ पोटेशियम निकलना शुरू हो जाएगा, अगेन से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर से बाहर प्लस अंदर माइनस हो जाएगा, क्योंकि वही पहली वाली पोलैरिटी दोबारा मेंटेन हो जाएगी, इसलिए इसको रीपोलराइजेशन बोला गया और पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा से -70 मिलीवोल्ट हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि पोटेशियम VGC सोडियम की तरफ फौरन बंद नहीं होते, उनको थोड़ा बंद होने में टाइम लगता है, इसलिए -70 मिलीवोल्ट वोल्टेज पहुंचने के बावजूद भी पोटेशियम VGC ओपन रहते हैं, पोटेशियम बाहर निकलता रहता है और ये वोल्टेज पहुंच जाता है -85। जब ये -70 से -85 पहुंच जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरपोलराइजेशन। तो हाइपरपोलराइजेशन का मतलब ये हुआ कि सोडियम पोटेशियम VGC का, हाइपरपोलराइजेशन का मतलब हुआ पोटेशियम VGC की नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा समय के लिए खुलते हैं, इसलिए वैल्यू -70 -85 पहुंच जाती है। इसको फिर दोबारा से नॉर्मल की तरफ किया जाता है और इसको दोबारा से नॉर्मल की तरफ करने में सोडियम पोटेशियम पंप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सोडियम पोटेशियम पंप कंडीशन को दोबारा से नॉर्मल की तरफ ले आते हैं और फिर दोबारा से -70 मिलीवोल्ट हो जाता है। समझ में? ये 2 ही जनरेशन की बात। कंडक्शन ऑफ नॉन इम्पल्स की बात किया, एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को ऐसे बताया, जैसे कि इन्होंने ये इसी डायग्राम में यहाँ से दिखा दिया। मान लीजिए कि ये एक्सॉन नॉर्मली होता है, क्या एक्सॉन बाहर की तरफ प्लस होता है, पता है आपको, है ना, और अंदर की तरफ माइनस होता है, पता है ना। अब इन्होंने यहाँ पर एक आयन चैनल दिखाया है ऐसे, और इन्होंने दिखाया कि मान लीजिए इस जगह पर एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल आएगा तो पहले क्या होगा, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होगा, इनकमिंग ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन अंदर आ गया, तो जब सोडियम आयन अंदर आ गया तो अंदर की तरफ प्लस, बाहर की तरफ माइनस, तो जिस जगह पर डीपोलराइजेशन हुआ है उस जगह पर पोलैरिटी चेंज होगी, वहां पर अंदर की तरफ हो जाएगा प्लस, डीपोलराइजेशन में ये होता है, बाहर की तरफ हो जाएगा माइनस, अंदर की तरफ प्लस और बाहर की तरफ हो जाएगा माइनस। समझ में आ गई बात? इसको उन्होंने थोड़ा सा कलर से भी दिखाया है, वहाँ पे एनसीईआरटी में देखेंगे इस तरीके से कलर सा हो रखा है, ठीक है। अब देखो, अब हुआ क्या है, इधर अंदर की तरफ प्लस, बाहर की तरफ माइनस, और इधर माइनस, इधर प्लस। यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि इधर ये प्लस है तो इधर करंट का जो डायरेक्शन बनेगा वो बनेगा प्लस से माइनस की तरफ, और इधर भी प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है ना। तो जब यहां से आगे तरफ मूव करेगा करंट, तो ये जो पोलैरिटी वो आगे शिफ्ट होगी, यानी कि ये इंपल्स यहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो वही जो डिपोलराइजेशन यहां पर था वो फिर आगे बढ़ेगा, तो इसी तरीके से कंडक्शन होता है नर्व इंपल्स का। अभी धीरे धीरे इसको भी नीचे वाले को प्लस कर देंगे, ठीक है ना, ऊपर वाला फिर माइनस हो जाएगा, फिर और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है।